शियोको ने मुझे 8 ट्रेजर्स वाली पॉरेज का एक कैन दिया। मैंने उसे एक भिखारी को दे दिया और उसने मुझे दोबारा जन्म लेने का रास्ता दिखाया। मेरी पिछली जिंदगी में शियोको ने मुझे एक सिस्टम से बांध दिया था। मैं अपनी ग्रेड्स को 8 ट्रेजर्स पॉरेज के साथ एक्सचेंज कर सकता था। उसके ग्रेड्स तेजी से बढ़ गए। ग्रेजुएशन से पहले ही उसे एक फेमस यूनिवर्सिटी ने स्पेशल ऑफर्स के साथ एक जीनियस के स्टेटस के साथ रिक्रूट कर लिया गया और मैं, जो पहले एक जीनियस के रूप में पहचाना जाता था, स्कूल का सबसे खराब स्टूडेंट बन गया। आखिर में उसने अरेंज किए हुए किसी आदमी ने मुझे नदी में धक्का दे दिया और मैं मर गया। अब मैं दोबारा जन्म ले चुका हूँ। जब उसे ग्रेड्स एक्सचेंज करने का इतना शौक है तो मैं उसे इतने एक्सचेंज करने दूंगा कि वो सुबह के एक्सरसाइजेस में ही थक कर गिर पड़े। शियोको जुआनवो ने मेरे सामने 8 ट्रेजर्स पॉरेज का कैन रखा, चिंता भरी नजर से मुझे देखा और जल्दी पीने को बोला। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही क्लासमेट्स की तेज हंसी और ताने एक के बाद एक गूंजने लगे। सब लोग जुआंगो की तारीफ कर रहे थे कि वो एक एक्सीलेंट और दयालु स्टूडेंट है, और जब मेरी बात आती तो कहते कि मेरी किस्मत खराब है जो मुझे उस जैसा दोस्त नहीं मिला। कुछ क्लासमेट्स तो सीधा मेरी बढ़ती गिरती रैंक के लिए मुझे बदनाम कर रहे थे, हत्ता कि गलत इल्जाम लगाते हुए कहते थे कि क्लास का एवरेज सिर्फ मेरी वजह से गिरा है। कुछ लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि मैं पढ़ाई में मेहनत नहीं करता। उस वक्त फनुओ ने मेरे लिए एक शब्द भी नहीं बोला। उसकी आंखों में संतुष्टि की चमक थी। उसने पॉरेज का कैन मेरे हाथ में थमा दिया और बढ़ा चढ़ाकर बोला, रुआनमैन, मैंने तुम्हारे लिए ये 8 ट्रेजर्स पॉरेज बहुत मुश्किल से खरीदी है। वहाँ खड़े मत रहो, जल्दी से गरम गरम पी लो। पहले मैं जरूर बहुत थैंकफुल होता और सोचता कि जुआंगो वो मेरा सबसे केयरिंग दोस्त है, लेकिन एक बार मरने के बाद मुझे पता चल गया है कि ये सो कॉल्ड अच्छा दोस्त सिस्टम का यूज करके मेरे ग्रेड्स चुरा रहा था। जब वो स्कूल में आया था तो एक बिल्कुल नॉर्मल लड़का था, लेकिन धीरे धीरे स्कूल का पॉपुलर और एडमायर किया जाने वाला जीनियस बन गया। उसे सिंपल फॉर्मूलाज भी याद नहीं रहते थे। प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त वो बार बार गलती करता था और उसकी रैंक गिरकर साल के एंड में बिल्कुल नीचे आ गई थी। उस हालत में मैं गहरी हीन भावना में डूब गया था। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि जुआनवो ने मेरे पीछे से मेरे क्लासमेट्स को भी मैनिपुलेट कर लिया होगा। सब लोग मुझसे नफरत करते थे और मुझे अलग कर दिया गया था। अब मैं सर उठाकर हल्का सा हंसकर जुआनो को देखता हूँ और कहता हूँ, जुआनो, तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा सब क्या कह रहे हैं? वो मुझे पढ़ाई में मेहनत करने को बोल रहे हैं। मैं अपनी इज्जत खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। ये 8 ट्रेजर्स पॉरेज पीना मेरा स्टडी टाइम वेस्ट करेगा। मैं इसे नहीं पीऊंगा, लेकिन तुम्हारी मेहरबानी भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। क्लासमेट्स, जो पीना चाहते हैं आ जाओ ले लो। जैसे ही मैंने ये कहा, क्लास की बहुत सी लड़कियां जो जुआंगो को पसंद करती थी तुरंत एक्साइटेड होकर दौड़ती हुई आ गईं। ये देखते ही जुआंगो का चेहरा तुरंत अंधेरा हो गया और वो जोर से चिल्लाया, नहीं, ये रुआनमैन के लिए है, ये लो ग्रेड्स वाले स्टूडेंट के लिए है। तभी एक मोटा लड़का भीड़ को धक्का देकर आगे आया, मुंह से लार टपकते हुए बोल रहा था कि इसे वेस्ट नहीं होना चाहिए। वो इसे अपना ब्रेकफास्ट बनाना चाहता था, लेकिन जुआनो के गले में जैसे कांटा अटक गया। उसे पता था कि इस लड़के के मार्क्स पूरे ग्रेड में सबसे खराब हैं और उसका चेहरा घबराहट से लाल हो गया। उसका हर हिस्सा इस बात से विरोध कर रहा था। मेरे दिमाग में एक बोल्ड आइडिया आया, शायद ही 8 ट्रेजर्स पॉरेज किसी और के पीने से भी काम करे और सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। तब फनुओ ने अचानक आंखों में आंसू लाकर बेचारा बनने का नाटक किया और तेज आवाज में बोला, रुआनमैन, मैं तुम्हें इसे ना पियो तो ठीक है, लेकिन मेरी सिंसियरिटी को क्यों कुचल रहे हो? मैंने तुम्हारी सेहत के लिए ये पॉरेज खरीदी थी और तुमने इसे किसी और को दे दिया। कितनी निराशा की बात है। तुम्हारा ये काम उस कहानी के किसान और सांप जैसा है। जो क्लासमेट्स अभी तक पॉरेज के लिए लड़ रहे थे वो तुरंत शांत हो गए और एक दूसरे को देखने लगे, समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। फिर सब एक साथ गुस्से में मुझे उंगली दिखाने लगे और धमकी दी भी मैं तुरंत फनुओं से माफी मांगू, वरना मुझे सबक सिखाया जाएगा। सबने अपने मुट्ठे उठा लिए, मारने के लिए तैयार। तभी अचानक स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स यूनिफॉर्म में कॉरिडोर में आ गए। सबसे आगे चल रही लड़की के लंबे बाल थे और उसका सरनेम जी लियो मेई था। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। जब हम स्कूल में नए आए थे तब वो भी मेरे साथ टॉप स्टूडेंट्स की लिस्ट में थी। शुरू में जब उसने मुझे देखा था तो मेरी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देखकर वो मुझे एडमायर करती थी, लेकिन उसकी एक दोस्त ने उसे पीछे हटने को कहा। उस दिन के बाद वो मुझे काफी देर तक वेट कर रही थी क्योंकि वो मेरे साथ स्टडी मेथड्स एक्सचेंज करना चाहती थी, लेकिन जुआनवो ने जानबूझकर मुझे रोक लिया। अब वो लड़की बाकी मेंबर्स के साथ हमारी क्लास के सामने आई और सबकी नजरें उस पर टिक गईं। उसकी आवाज बर्फ के टुकड़ों जैसी ठंडी थी। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन नीचे खड़े लड़के अपने मुंह छुपाने लगे जैसे उससे इंप्रेस हो गए हों। लगभग 2 हफ्तों में पूरे स्कूल लेवल की एकेडमिक कंपटीशन होने वाली है। जो फाइनल विनर होगा उसे एक फेमस यूनिवर्सिटी में रिकमेंडेड सीट मिलने का मौका मिलेगा। जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं। मुझे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दो। फुआंग तुरंत खड़ा हो गया, अपनी सबसे चार्मिंग स्माइल दिखाई, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उस लड़की के पास गया और जानबूझकर थोड़ा आगे झुक गया ताकि उससे हल्का सा टच हो जाए। लेकिन सेंटाओ यांग हल्का सा मुस्कुराई और तुरंत इंस्टिंक्टिवली 2 कदम पीछे हट गई। फुआंगवो ने फिर गहरी नजर से सेंटाओ यांग को देखा और मासूम बनकर बोला कि उसे कंपटीशन के रूल समझ नहीं आ रहे, क्या वो खुद उसे समझा सकती है? सेंटाओ यांग एक पल के लिए शर्मा गई। रुआनवैन ने ये सब देखकर सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। जैसे ही सेंटाओ यांग और उसका ग्रुप चला गया, क्लास के स्टूडेंट्स तुरंत एक्साइटेड हो गए और जोर जोर से बात करने लगे। कोई कह रहा था कि सेंटाओ हमेशा एग्जाम्स में फर्स्ट आती है, जो भी उसके साथ रहेगा उसके मार्क्स पक्का इंप्रूव होंगे। कोई बोल रहा था कि उसकी फैमिली बहुत रिच है, उसे रोल्स रॉयस में आना जाना होता है। वो न सिर्फ एक जीनियस है बल्कि स्कूल की सबसे सुंदर लड़की
भी है। 900 मिलियन लड़कों का सपना, एक परफेक्ट जीनियस गर्ल। सब कहते थे काश वो उसके साथ रह सकें और उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। रुआन वैन ये सब सुनकर हल्का सा हंस पड़ा। उसे सब बकवास लग रहा था। थोड़ी देर पहले ही उसने देखा था कि फुआन सेंटाओ यांग के पीछे पीछे गेट तक गया और उसका कांटेक्ट ले लिया। उस वक्त फुआन ने अपना एक्सरसाइज नोटबुक निकाला, सिर झुकाया और अपने मॉक टेस्ट के रिजल्ट देखने लगा। उसे लगा कि मैथ्स के मार्क्स अभी भी काफी नहीं है और इंग्लिश रीडिंग में भी कुछ गलतियां हो गई हैं। वो धीरे से खुद से बोल रहा था कि उसे पक्का एक गारंटीड सीट लेनी होगी ताकि सेंटाओ यांग खुद उसके पास आए। फिर अचानक उसने सिर उठाया और रुआन मेन की तरफ देखा। तभी क्लास का बेल बज गया। सेंटाओ यांग फिर से मेरी तरफ देखने लगी और मुझे जोर देकर बोली कि मैं वो 8 ट्रेजर्स पॉरेज पी लूं। फिर जल्दी से अपनी सीट पर लौट गई। मैंने सिर्फ हल्का सा स्माइल किया। फिर मैंने खिड़की के बाहर देखा जहां एक आदमी डस्टबिन में कुछ ढूंढ रहा था। वो एक होमलेस इंसान था जिसके चेहरे पर अजीब सी समझदारी थी। उसका मुंह टेढ़ा था और वो बार बार लार गिरा रहा था। चेहरा काले धब्बों से भरा हुआ था। उसका कभी एक्सीडेंट हुआ था जिसने उसके दिमाग को नुकसान पहुंचाया था। स्कूल वाले उसे पहचानते थे और उसे कचरा उठाने की परमिशन दे दी थी। मैंने सोचा कि शायद वो अब मेंटली वीक है और शायद वो स्मार्ट बनना चाहेगा। इसलिए स्कूल के बाद मैंने उसे ढूंढकर 8 ट्रेजर्स पॉरेज और एक ब्रेड दिया। उसने तुरंत ले लिया और लालच से खाने लगा। मैं वापस मुड़ने ही वाला था कि उसने मुझे रोक लिया। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और मेरे हाथ में कुछ पुराने सिक्के रख दिए। बोला, छोटे, ये पैसे ले लो। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शर्मा रही है, ये मेरे पास सब कुछ है। वो अपनी जेबें भी जल्दी जल्दी तलाशने लगा और मुस्कुराकर मुझे देखने लगा। उस पल मेरे दिल को कुछ छू गया। बहुत टाइम हो गया था किसी ने मुझे इतनी सच्ची शुक्रिया नहीं बोला था। मैंने बिना कुछ कहे 200 युआन निकालकर उसके हाथ में जबरदस्ती रख दिए और तुरंत वहां से निकल गया। पता नहीं कैसे मैं स्कूल के पीछे वाले कोस्को तक पहुंच गया। अचानक मुझे लगा मेरा दिमाग बहुत क्लियर हो गया। जो फॉर्मूलाज मुझे पहले याद नहीं रहते थे अब वो बिल्कुल साफ दिख रहे थे। मैंने अपनी पुरानी मिस्टेक नोटबुक निकाली और हैरान रह गया कि जो क्वेश्चंस मैं पहले समझ नहीं पाता था अब तुरंत समझ आ रहे थे। मैंने अपनी खुशी छुपाई और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हुए क्लासरूम वापस आ गया। शाम को मैं जल्दी क्लास में पहुंच गया और पढ़ाई शुरू कर दी। मेरी पिछली जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट ये था कि मैं एकेडमिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया और एक प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन का चांस खो दिया। तभी कॉरिडोर में अचानक किसी की तेज आवाज गूंजी, फुआंग, वो तुम कमाल हो। मैंने तुम्हें अभी सेंटाओ के साथ देखा। तुम दोनों साथ में प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे। तुम लोग तो आज ही मिले हो ना? मैंने कभी उसे किसी लड़के के साथ पढ़ते नहीं देखा। लगता है तुम दोनों कंपटीशन के लिए साथ में प्रिपेयर कर रहे हो। बात तो सीरियस हो गई है। क्लासमेट्स तुरंत कहने लगे कि फुआंग और सेंटाओ परफेक्ट कपल है, एक पॉपुलर जीनियस और एक ब्यूटीफुल जीनियस, टैलेंट और ब्यूटी का परफेक्ट कॉम्बो। ये सब सुनकर मैं भी थोड़ा हिल गया। सच में सेंटाओ सिर्फ मार्क्स को ही इंपॉर्टेंस देती है, चाहे वो पहले वाला जुआन हो या अब वाला। उसे सिर्फ टॉप परफॉर्मेंस पसंद है। इस वक्त जुआन घमंड से भरा हुआ था और अपनी एम्बिशन छुपा भी नहीं रहा था। वो बोल रहा था पॉपुलैरिटी से क्या होता है, इस बार मैं एकेडमिक कंपटीशन में फर्स्ट आऊंगा, डायरेक्ट एडमिशन लूंगा और सेंटाओ यांग को पूरी तरह जीत लूंगा। मुझे ही उसे प्रपोज करना चाहिए, उसे नहीं। अगले ही पल सेंटाओ यांग सीधा मेरे पास आई और थोड़ी तेज टोन में बोली कि जवानी में हर कंपटीशन जीतना चाहिए, वरना सब बेकार है। सिर्फ पढ़ाई का क्या फायदा, इस सोसाइटी में मार्क्स ही सब कुछ है। मैंने ये सब सुना लेकिन कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस और फोकस के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करता रहा। उस दिन के बाद जुआन वो सिर्फ सेंटाओ के करीब आने और कंपटीशन की तैयारी में लग गया और वो और भी ज्यादा एक्टिवली सिस्टम का यूज करके मेरा बचा हुआ टैलेंट और एकेडमिक एडवांटेज चुराने लगा, ये कहकर कि पढ़ाई के लिए दिमाग को एनर्जी चाहिए। हर सुबह वो मुझे 2 कैंस 8 ट्रेजर्स पॉरेज के देता था। मेरा दिमाग धीरे धीरे वापस आने लगा और प्रॉब्लम सॉल्व करने की एक्यूरेसी भी काफी बढ़ गई। जब क्लासमेट्स हैरानी से पूछते तो मैं बस सर झुकाकर कहता कि आजकल मैं ज्यादा पढ़ाई कर रहा हूँ और रात तक क्लासरूम में रुककर क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। आज सुबह स्कूल के बाद मैं स्कूल के बाहर एक बुक स्टोर गया। मैं नया कंपटीशन एक्सरसाइज बुक खरीदने ही वाला था कि अचानक किसी ने पीछे से धक्का दिया और मैं लगभग गिर गया। तब मैंने देखा जुएन सेंटाओ यान के साथ खड़ा था। वो उसे प्यार भरी नजर से देख रही थी, लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा उसके चेहरे पर साफ नफरत थी। फुआंगो वो ने मुझे ध्यान से देखा, जैसे सोच रहा हो कि मैं आजकल इतना पढ़ाई में क्यों डूबा रहता हूँ। फिर उसने तुरंत मेरा नोटबुक छीनने की कोशिश की ताकि देखे मैं क्या पढ़ रहा हूँ। मैं जल्दी से साइड हट गया और 2 कदम पीछे हो गया। वो फेल हो गया और एक पल के लिए उसका चेहरा तन गया, लेकिन तुरंत ही बिना भीड़ की परवाह किए वो जोर से बोला, रुएनमेन, तुमने अचानक इतनी मेहनत करनी शुरू कर दी है। रोज तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करते देख रहा हूँ। तुम्हारे मार्क्स थोड़े इंप्रूव हुए होंगे ना? जब तुम पढ़ रहे हो तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। मैं आजकल सेंटाओ के साथ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते करते शायद ओवरथिंक कर रहा हूँ। मेरा दिमाग ओवरलोड हो गया है और अब मैं गलतियां करने लगा हूँ। मुझे टेंशन हो रही है। फुआंगो सच कह रहा था। उसकी एक्यूरेसी सच में गिर गई थी और वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स तक कंफ्यूज करने लगा था, लेकिन सेंटाओ शायद उसकी एडमिरेशन में ये देख नहीं पा रही थी। मैंने उसका साथ दिया और माना कि वो गलतियां कर रहा है। मैंने उसे एडवाइस दिया कि अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग करे और थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़े। फिर मैं वहां से निकलकर दूसरी जगह जाकर वो कंपटीशन नोटबुक लेने वाला था। तभी सेंटाओ यान, जो अब तक चुप थी, अचानक बोली, रुएनमेन, तुम हमेशा फुआंगो को प्राइवेट में तंग करते हो, लेकिन अब इतने लोगों के सामने उसे इंसल्ट कर रहे हो। तुम्हें मैनर्स का मतलब नहीं पता क्या? जल्दी से फुआंगो से माफी मांगो। सेंटाओ, जो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट थी, हमेशा काम नेचर के लिए जानी जाती थी। मैं हैरान रह गया और मुश्किल से बोला, मैं उसे तंग कर रहा हूँ? मैंने
कब तंग किया? मैं क्यों माफी मांगू? सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। फुआंगो ने तुरंत बीच में बोल दिया, सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं और रॉयनमैन अच्छे दोस्त हैं, वो मुझसे जेलस नहीं हो सकती। वो मुझे क्यों तंग करेगी? पहले कुछ बातें शायद गलत समझ ली गई थी। वो प्यार से ज़ेंताओ के पास जाकर टिक थी और ज़ेंताओ ने भी उसे नेचुरली गले लगा लिया। फिर वो मुझे देखकर बोली, रॉयनमैन बस करो, तुम जुआंग वो के अच्छे मार्क्स से जेलस हो। वो अब गारंटीड यूनिवर्सिटी सीट लेने वाला है, इसलिए तुम अब उसके खिलाफ चाल चला रहे हो। वो तुम्हें हेल्प करना चाहती है पर तुम उसे रिजेक्ट करते हो और दूसरों के साथ मिलकर उसे आइसोलेट करते हो। तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो? चलो यहाँ से, इस एकेडमिक लूजर के लेवल पर गिरने का कोई फायदा नहीं। तुम बहुत दयालु हो। रुएनमैन के सिर्फ मार्क्स ही नहीं बल्कि रेपुटेशन भी खराब है। सेंताओ यान ने मुझे देखा और उसकी आंखों में भी गहरी नफरत थी। जैसे ही वो दोनों हाथ पकड़कर जाने लगे, मैं फाइनली संभाला और उनके सामने आकर उन्हें रोक दिया। मैं हंसता हुआ बोला, कितना फनी है, तुम मेरे मार्क्स का मजाक उड़ा रही हो ना। सेंताओ, याद रखना, आज जो तुमने कहा है मैं कभी किसी से जेलस नहीं होता, क्योंकि मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। मैं ही सबसे बेस्ट हूँ। आसपास लोग हंसने लगे और मैं एक्साइटमेंट में अपना कंपटीशन नोटबुक गिरा बैठा, जिसमें मेरी डिटेल सॉल्यूशंस और फुल मार्क्स वाले मॉक टेस्ट दिख गए। सेंताओ एक पल के लिए शॉक हो गई। उसने कुछ बोलना चाहा लेकिन कुछ नहीं कहा और फुएंगो के साथ चली गई। शाम को जब सब क्लासमेट्स नींद में थे, फुएंगो बहुत सारे पैकेट्स लेकर क्लास में आया और सबको डेजर्ट्स बांटने लगा। जानबूझकर बोला कि एक बॉक्स की कीमत 2000 युआन से ज्यादा है। मैंने नोटिस किया कि जुआंगो वो एक महंगा वॉच भी पहने हुए था। उसने खुद ही प्राउडली बताया कि वो 30,000 युआन का वॉच है और मुस्कुराकर बोला, ये कुछ भी नहीं, मैं और ताओ अब 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं और सिर्फ खाने पर ही इस वॉच से ज्यादा खर्चा हो जाता है। और हाँ, ताओ यान ने कहा है कि वो मुझे जल्दी ही एक कार गिफ्ट करेगी। ये सुनकर क्लासमेट्स हंसने लगे और दोनों को टीज करने लगे कि लगता है कुछ चल रहा है। फ्यूचर में ये दोनों एक जीनियस कपल बनेंगे जो टॉप यूनिवर्सिटीज में जाएंगे। किसी ने मजाक में पूछा कि वो दोनों कब साथ में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। जुएन ने उसे तुच्छ नजर से देखा और बस मुस्कुरा दिया। फुएंगो ने सबको डेजर्ट्स दिए लेकिन जानबूझकर मुझे इग्नोर कर दिया। मुझे पता था वो मुझे इंसल्ट करना चाहता है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब पिछले हफ्ते के कंपटीशन मॉक टेस्ट के रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं। अब मुझे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि इतनी मेहनत के बाद मैं कौन सी रैंक ला पाऊंगा। वो डेजर्ट्स तो मैं फ्यूचर में खुद खरीद सकता हूँ। रात के सेल्फ स्टडी टाइम पर क्लास मॉनिटर क्यूसॉन दौड़ता हुआ आया और बोला, रिजल्ट्स आ गए हैं, थोड़ी देर में स्टूडेंट काउंसिल वाले बाहर नोटिस बोर्ड पर लगा देंगे। ये मॉक टेस्ट कंपटीशन लेवल के टफ क्वेश्चन से भरा हुआ था। मैंने भी काफी क्वेश्चंस छोड़ दिए थे। मुझे भी डाउट था कि मैं कंपटीशन के लिए क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं। क्लास मॉनिटर जो हमेशा फर्स्ट आता था, अचानक अपना सर पकड़कर सीट पर गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। सब लोग डर गए। उसके क्लोज क्लासमेट्स उसे कंसोल करने लगे। सबको लग रहा था कि जब क्लास मॉनिटर ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो पूरी क्लास में से कोई भी फाइनल तक नहीं पहुंच पाएगा। शायद ट्यूटर बहुत गुस्सा होगा। लेकिन क्लास मॉनिटर ने आंसुओं के बीच सर उठाकर बोला, नहीं, इस बार हमारी क्लास में एक ब्लैक हॉर्स है। जब रिजल्ट बोर्ड लग गया तो वो बहुत देर तक उसे देखता रहा। जैसे ही वो गया, सब क्लासमेट्स भागकर रैंकिंग देखने गए। सब शॉक हो गए क्योंकि लिस्ट के टॉप पर मेरा नाम था और पूरे ग्रेड में भी मैं फर्स्ट था। सेकंड पोजीशन पर सेंटाओ था जो हमेशा पहले नंबर पर आता था। उस दिन के बाद सेंटाओ मुझे अलग नजर से देखने लगा। वो मेरे मूवमेंट्स पर खास ध्यान देने लगा। हम दोस्त नहीं थे, लेकिन कई दिन तक मुझे महसूस होता रहा कि वो मुझे ऑब्जर्व कर रहा है। कॉरिडोर में मिलते वक्त उसकी नजर सीधा मुझ पर टिकती थी। एक बार तो हमारी साइकिल्स टकरा गई। मैं जल्दी से निकल गया, वरना लग रहा था वो मुझसे बात करने आएगा। शायद सब लोग अब पढ़ाई में बिजी हो गए थे, इसलिए सेंटाओ और जुआनो के रोमांस वाले र्यूमर्स धीरे धीरे खत्म हो गए। आज दोपहर मैंने फिर उस भिखारी को 8 ट्रेजर्स पोरिज दिया और हॉस्टल जाकर सो गया। अलार्म बजने पर नींद में ही आंखें खोली और एक रैंडम मॉक पेपर उठाकर सॉल्व करने लगा। अगले ही पल मुझे महसूस हुआ कि मेरा स्टडी स्टेट पूरी तरह वापस आ गया है। मेरा दिमाग तेज हो गया था। मेमोरी बिल्कुल फोटोग्राफिक हो गई थी और स्पीड और एक्यूरेसी पहले से भी बेटर हो गई थी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने तुरंत फोन निकाला और एकेडमिक कंपटीशन के फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया। आज लास्ट डेट थी। जुआनो, अब मैं तुम्हें उस वक्त हराऊंगा जब तुम सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे। शाम को जब मैं क्लास में गया तो मुझे लगा सबकी नजरें कुछ अजीब सी हैं। जैसे ही मैं बैठा, पीछे से 2 लोग बुरी बातें करने लगे। कह रहे थे कि मेरा दिल कितना बुरा है। मैं समझ नहीं पाया कि अचानक किसी ने मेरे मुंह पर फोन क्यों फेंका। पता चला कि दोपहर में कैंपस फोरम पर एक वीडियो वायरल हो गया था जो पूरे स्कूल में फैल चुका था। उसमें वो सीन था जहां सेंटाओ यांग जुआनो को प्रोटेक्ट कर रहा था और मेरे साथ आर्ग्यू कर रहा था। साथ ही मेरी एक बुरी फोटो थी जिसमें मैं गुस्से में लग रहा था। कैप्शन में लिखा था कि फॉर्मर टॉप स्टूडेंट रुआनमैन हमेशा अपने दोस्त से जेलस रहा है, बार बार उस पर इल्जाम लगाता है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता है, जबकि उसका दोस्त अब कैंपस गॉडेस के साथ है, फिर भी वो इंटरफेयर करता है और गॉडेस को भी गुस्सा दिलाता है। एकदम से ऑनलाइन स्टॉर्म आ गया। हंड्रेड्स कमेंट्स में सब मुझे गाली दे रहे थे। कोई कह रहा था ये रुआनमैन कौन है पता नहीं, लेकिन सेंटाओ को जानता हूँ, उसका नेचर बहुत अच्छा है। इस तरह के इंसान से दोस्ती करना डरावना है। कोई कह रहा था कि उसे पहले ही पता था सेंटाओ किसी लड़के को पसंद करती है, लेकिन वो जेलस लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ लोग कह रहे थे कि ये तो हमारी क्लास का ही रैनमैन है, इसे शर्म नहीं आती, कितना गंदा इंसान है। मैं ये सब देखकर बिल्कुल काम रहा, सीधा खड़ा हुआ और फोन निकालकर पुलिस को कॉल कर दी और डिफेमेशन की रिपोर्ट कर दी ताकि कानून मेरा नाम साफ करे। जुआंगो जो असली मास्टरमाइंड था, क्लियरली नर्वस हो गया। आज शाम वो भी पता नहीं क्यों पूरा डिस्ट्रैक्ट था। सिंपल
क्वेश्चंस में भी गलती कर रहा था और हर सब्जेक्ट के टीचर उसे डांट रहे थे। ये सब तब धीरे धीरे शांत हुआ जब क्लास टीचर ने मुझे पुलिस कॉल करने से रोका। एक पीरियड के बाद मैंने वो पोस्ट देखी और चुपचाप डिलीट कर दी, लेकिन तब तक पूरा स्कूल इस बात को जान चुका था। जो लोग मुझे नहीं जानते थे वो भी अब मेरा नाम एक बुरे और गंदे इंसान के रूप में याद रखने लगे। क्लास के बाद सेंटाओ यांग हमारी क्लास में आया। वो अब भी उतना ही चार्मिंग लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द था। वो सीधा जुआंगो के पास गया और बोला, फुआंगो, आज मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। मैंने कॉल किया लेकिन नहीं लगा। अभी पता चला तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया है। जो कुछ भी हुआ मुझे सब पता चल गया है। मैं नहीं चाहता तुम सब कुछ अकेला फेस करो। मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। ये सब सुनकर क्लासमेट्स इमोशनल हो गए, लेकिन जुआंगो डर के मारे सर झुकाकर खड़ा रहा। उसने शिकायत की कि सेंटाओ उसे आजकल इग्नोर कर रही है। फिर अपना सर पकड़कर बोला कि उसका दर्द हो रहा है और क्लासरूम से भाग गया। लेकिन क्लासमेट्स को लगा कि उसके साथ गलत हुआ है और वो मेरी गंदी सच्चाई एक्सपोज नहीं करना चाहता, इसलिए एक एक करके सब उसके सपोर्ट में खड़े हो गए। मुझसे इंसाफ मांगने लगे और मुझे मजबूर करने लगे कि मैं उससे माफी मांगू। इस बीच जुआंगवो ने मौका देखकर वहां से निकल लिया। कुछ ही देर बाद एकेडमिक कंपटीशन का फाइनल टाइम पर शुरू हो गया। एग्जाम हॉल स्कूल के मल्टीफंक्शनल हॉल में था। जैसे ही मैं अंदर गया, सबने मुझे तुच्छ नजर से देखा और धीरे धीरे बोलने लगे कि मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाऊं। ये फाइनल है, कोई सिलेक्शन टेस्ट नहीं। रुनमैन, जल्दी बाहर जाओ। कोई कह रहा था हम सब यहाँ टॉप प्राइज के लिए आए हैं और ये बस एलिमिनेशन क्रॉस करके आ गया है, यहाँ डिस्टर्ब करने आया है क्या? कोई बोल रहा था वोट करो, जुआंगवो को फर्स्ट आना चाहिए, वही असली जीनियस है। फिर किसी ने पूछा जुआंगवो कहाँ है, अभी तक दिखा क्यों नहीं? क्या हॉस्टल में पढ़ रहा है? कोई उसके डॉम से चेक करके आए। तभी किसी ने कहा, देखो देखो, दो लड़के जिसे पकड़ कर ला रहे हैं वो जुआंगवो है। मैंने स्टेज पर खड़े खड़े दूर देखा तो सच में जुआंगवो सर झुकाकर बिल्कुल थका हुआ अपने दो रूममेट्स के सहारे घसीटा जा रहा था। पता चला आधा घंटा पहले वो डॉम में गहरे नींद में सो रहा था। सबको लगा वो पढ़ाई की वजह से थक गया है और टाइम भूल गया, इसलिए उसे जबरदस्ती यहाँ ले आए। वो लगातार रेजिस्ट कर रहा था, लेकिन दोनों के सामने कुछ नहीं कर पाया और उसे उसकी सीट पर बिठाया गया। उसके रूममेट्स निकल गए और जुआंगवो भी उनके पीछे जाना चाहता था, लेकिन इन्विजिलेटर ने उसे रोक दिया। एक पल में सबकी नजरें उस पर टिक गई। उसकी बेइज्जती खुलकर सामने आ गई। उसने मजबूरी में पेन उठाया, लेकिन सिंपल से बेसिक क्वेश्चंस के सामने भी वो लिखना शुरू नहीं कर पा रहा था। उसका रफ शीट बिल्कुल खाली था, सिंपल फॉर्मूलाज भी गलत लिख रहा था। नीचे बैठे स्टूडेंट्स हैरान रह गए। पहले हॉल में चुपचाप सन्नाटा छा गया और फिर अचानक फुसाफुसी शुरू हो गई। जुआंगवो का चेहरा डर और शर्म से भर गया। उसके पास छुपने की जगह नहीं थी। उसका दिमाग जो पहले क्लियर था अब बिल्कुल बिखर गया था। बेसिक कॉन्सेप्ट्स तक कंफ्यूज हो गए और उसका हाथ पेन को इतने जोर से पकड़ रहा था कि सफेद पड़ गया। उसकी वो कॉन्फिडेंट जीनियस वाली इमेज बिल्कुल टूट चुकी थी। उसकी टांगे कमजोर हो गईं और वो जमीन पर बैठ गया। दोनों हाथों से सर पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा। नीचे से लोगों की आवाजें और तेज हो गईं। फोन्स के कैमरा शटर लगातार चल रहे थे। सब उसे देख रहे थे, हैरानी से, नफरत से, क्यूरियोसिटी से, लेकिन किसी को भी उस पर तरस नहीं आ रहा था। और इसी वक्त मैंने अपने सामने रखा कंपटीशन पेपर उठाया और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया। मेरा पेन स्मूथली चल रहा था, दिमाग बिल्कुल क्लियर था, हर स्टेप नीट और परफेक्ट था। धीरे धीरे आसपास का शोर कम लगने लगा। मैं बस ठंडी नजर से जुआंगवो को देख रहा था जो जमीन पर टूट चुका था। पीछे खड़ी सेंटाओ यान भी मेरी तरफ देख रही थी। मेरी स्मूथ सॉल्विंग देखकर वो बिल्कुल स्टन्ड थी। वो धीरे धीरे जुआंगवो के पास आई, जैसे कुछ पूछना चाहती हो, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। तभी अचानक जुआंगवो झट से खड़ा हो गया। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल थी। उसका ऑलरेडी डिस्टर्ब दिमाग और ज्यादा हिल गया था। उसने मुझे जहरीली नजर से देखा, जैसे कोने में घिरा हुआ जानवर हो। वो चीख कर बोला, रुनमैन, तुम्हें लगता है तुम जीत गए? तुमने गंदे तरीके यूज किए हैं, तुम्हारे मार्क्स चोरी के हैं। उसकी आवाज ने पूरा हॉल चुप कर दिया। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले वो पागल की तरह रिएक्ट करने लगा। उसने अपना फोन निकाला और बिग स्क्रीन पर कनेक्ट करके एक के बाद एक फोटोज दिखाने लगा। चिल्लाते हुए बोला, देखो सब लोग, ये सबूत है। पहले ये एक एकेडमिक लूजर था, सिंपल एमसीक्यू तक सॉल्व नहीं कर पाता था और अब अचानक मार्क्स बढ़ गए। पक्का चीटिंग कर रहा है। आजकल ये रोज लिखने में लगा रहता है। ये चिट्स बना रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसने मेरे स्टडी मटेरियल्स भी छुपा दिए ताकि मैं रिवाइज न कर पाऊं। सब लोग स्क्रीन की तरफ देखने लगे। पहली फोटो में एक लड़का मेरे जैसे कपड़े पहने स्कूल प्रिंटिंग रूम में चुपके से घुसता दिख रहा था। दूसरी फोटो में वही लड़का जुआंगवो के डॉम में जा रहा था और बाहर आते वक्त उसके हाथ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे। जुआंगवो चीख कर बोला, रुनमैन सब जानता है, ये मेरी कंपटीशन प्रॉब्लम सेट भी चुरा कर ले गया। ये सब प्रूफ है कि इसने मेरा मटेरियल चुरा कर छुपा दिया। क्लासमेट्स शॉक हो गए और धीरे धीरे बात करने लगे। डाउट की आवाजें फिर से उठने लगी और जो सिचुएशन मेरे फेवर में थी वो फिर से हिलने लगी। तब सेंटाओ यान ने गहरी भवों से मुझे देखा। उसकी आंखों में डाउट और कंफ्यूजन था। मैं बिल्कुल शांत रहा, हल्का सा मुस्कुराकर आगे बढ़ा और सीधा जुआंगवो के सामने खड़ा हो गया। मैं उसके पास खड़ा होकर सब क्लासमेट्स और जजेस से बोला कि सब ध्यान से देखें। इस फोटो में टाइम क्लियरली दिख रहा है, लास्ट वेडनेसडे शाम 3 बजे का। उस वक्त मैं ट्यूटर के ऑफिस में था लीव नोट लेने के लिए, क्योंकि उससे एक दिन पहले मुझे बुखार था और मैं टाइम पर लीव नहीं ले पाया था। मेरा ट्यूटर अभी भी ऑफिस बिल्डिंग में है, चाहे तो तुरंत बुलाकर कंफर्म करवा सकते हैं। और मैं इन दोनों जगहों पर गया ही नहीं। मुझे पूरा शक है कि ये फोटोज फोटोशॉप से एडिट की गई हैं। जुआइन तुरंत चिल्लाया, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अपनी इनोसेंस प्रूव नहीं कर सकते, सिर्फ बोल रहे हो फोटोशॉप है। तो मैं भी बोलता हूँ ये
ये एआई से बनाई गई हैं। मैंने सीधा कहा, तो तुम मान रहे हो कि ये फेक हैं और तुमने खुद बनाई हैं, बस मुझे बदनाम करने के लिए। अगर बात क्लियर नहीं हो रही तो पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ और प्रोफेशनल टेक्नीशियन से वेरीफाई करवाता हूँ कि ये फोटोज असली हैं या फेक। मैंने बिना कुछ और बोले फोन निकाला और पुलिस को कॉल कर दिया। फुआंगो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स ने उसे पकड़ लिया। पुलिस जल्दी आ गई और वहीं पर टेक्निकल वेरिफिकेशन हुआ। ऑफिसर ने बोला कि जुआंग द्वारा दी गई फोटोज एडिटेड हैं, कोई भी असली नहीं है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तुम क्या चाहते हो? अगर मीडिएशन नहीं चाहते तो जुआंग वू पर कानूनी एक्शन होगा। मैंने सीधा कहा कि उसने सबके सामने मेरी रेपुटेशन खराब की है, मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता। जुआंग वू के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने समझ लिया कि मैं मदद नहीं करूंगा तो वो सिंचाओ के पास भाग कर गया। उसका हाथ पकड़कर रोते हुए बोला, मुझे बचा लो, तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करती हो, अब क्या तुम मुझे ऐसे गिरते हुए देखोगी? मुझे बचाओ। क्या तुम मेरे साथ फ्यूचर में टॉप यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहती? मेरी लाइफ पर दाग लग जाएगा। तुम्हारी फैमिली के पास पावर है, प्लीज उनसे बात करो। पुलिस ने सीधा कह दिया कि अब इसमें फाइन और डिटेंशन होगा, बचने का कोई रास्ता नहीं। सिंचाओ ने उसका हाथ झटक दिया। उसके चेहरे पर नफरत और मजबूरी थी और उसने अपनी आंखों से देखा कि पुलिस उसे ले गई। पुलिस गाड़ी में बैठने से पहले भी जुआंग मुझे घूरते हुए बोला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद कंपटीशन फाइनल कंटिन्यू हुआ। टीचर ने माइक लेकर अनाउंस किया कि जुआंगो ने झूठे सबूत बनाकर दूसरों को बदनाम किया है, जो कंपटीशन के बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, इसलिए उसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है। फिर टीचर ने कहा कि रुआन मिन ही असली डिजर्विंग कैंडिडेट है। क्लासमेट्स भी बोलने लगे कि जुआंगो का फर्स्ट आना सिर्फ मजाक था, असली जीनियस रुआन मिन है और फर्स्ट वही आएगा। फाइनल कंपटीशन खत्म हुआ और मैं फर्स्ट प्लेस ले आया। मुझे एक टॉप यूनिवर्सिटी में गारंटीड एडमिशन मिल गया। स्कूल में ये न्यूज फैल गई कि जुआंगो डिस्क्वालीफाई हो गया। सब लोग इसी बात की चर्चा करने लगे। जब वो वापस आया तो उसकी रेपुटेशन बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। हर जगह लोग उसे तुच्छ नजर से देखते और उसके बारे में बातें करते। जो लोग पहले उसके आसपास रहते थे वो भी उससे दूर हो गए, लेकिन मुझे पता था वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। अब मैं और जुआंगो एकदम ऑपोजिट हो गए थे। मैं स्कूल का सेंटर ऑफ अटेंशन बन गया। टीचर्स मुझे प्रेस करते रहते थे, क्लासमेट्स मुझसे पढ़ाई डिस्कस करने आते थे। एक सीनियर ने तो मुझे कंपटीशन के लिए एक वैल्यूएबल क्वेश्चन बैंक भी दिया। एक दिन मैं स्कूल से नॉर्मल तरह से निकल रहा था कि सेंचाओ यान ने मुझे रोक लिया। वो सफेद ड्रेस में थी, लेकिन उसके चेहरे पर थकान और पछतावा साफ दिख रहा था। उसने मुझे देखा और बोला, रुआन मेन, मुझे माफ करो, मुझे तुम्हारे बारे में गलत समझ था। अब मेरा फुआंगो से कोई रिलेशन नहीं है। मैंने सीधा जवाब दिया, तुम्हारा उससे रिलेशन है या नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुम दोनों का मैटर है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम पहले उसके साइड में थी और उसकी एरोगेंस बढ़ा रही थी। मुझे सब याद है और मैं सब याद रखूंगा। ये कहकर मैं मुड़ गया। तभी पीछे से उसकी आवाज आई, रुआन मेन, मुझे तुम पसंद हो, क्या मैं फ्यूचर में तुम्हें परस्यू कर सकती हूँ? मैं जवाब देता उससे पहले ही दूर से एक तेज आवाज आई और जुआंग वो भाग कर आया। सेंचाओ के सामने रुककर रोते हुए बोला कि वो उससे ब्रेकअप ना करे, लेकिन अब सेंचाओ को उससे सिर्फ घिन आ रही थी। मैं उन दोनों को इग्नोर करके वहां से निकल गया। थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने देखा जुआंग वो अपने डॉर्म की तरफ जा रहा था। मैं भी वहां पहुंचा ही था कि अचानक ऊपर से एक बाल्टी गंदा पानी मेरे ऊपर गिर गया। मेरे कपड़े पूरे भीग गए। गंदा पानी मेरे बालों से बहते हुए नीचे टपक रहा था और ठंड पूरे शरीर में फैल गई। तब मैंने ऊपर देखा तो फुआनो विंडो पर खड़ा था। उसके चेहरे पर बुरी मुस्कान थी। उसने जोर से बोला, रुआन मेन, सॉरी, गलती से पानी गिर गया, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम्हारे मार्क्स अच्छे हैं, गंदे होने से पढ़ाई पर फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे जैसे नहीं, मेरा दिमाग अब बेकार हो गया है, मैं कुछ नहीं सीख पा रहा, अब मैं पॉपुलर भी नहीं रहा, जो भी करता हूँ गलत ही होता है। उसकी आवाज में पूरा सरकाजम भरा हुआ था। वो जानबूझकर बेचारा बन रहा था ताकि सबको लगे कि मैं अपने अच्छे मार्क्स का फायदा उठाकर उसे परेशान कर रहा हूँ। आसपास से गुजरते कुछ स्टूडेंट्स रुक गए, क्यूरियस होकर देखने लगे कि मैं क्या करता हूँ। मैंने ठंडी सी हंसी छोड़ी, अपने चेहरे से पानी साफ किया, ऊपर देखा और बोला, फिसल गए थे ना, हिम्मत है तो नीचे आकर सामना करो। शायद तुम भूल गए हो कि डॉम के बाहर जो सीसीटीवी लगा है वो सीधा तुम्हारी तरफ ही पॉइंट करता है। तुमने जानबूझकर पानी फेंका, सब रिकॉर्ड हो गया है, बेवजह किसी को फंसाना बंद करो। जुआनो तुरंत बोला, कैमरास तो खराब हैं, कौन जाने तुम खुद वहाँ खड़े हो गए हो ड्रामा करने के लिए। मैंने सीधा जवाब दिया, कैमरास खराब हैं या नहीं ये तुम डिसाइड नहीं करते, चलो अभी चलते हैं। गार्ड सबके सामने फुटेज चेक करेगा और पता चल जाएगा एक्सीडेंट था या जानबूझकर। ये सुनकर फुआनो घबरा गया। जब उसने पानी फेंका था तब उसने सीसीटीवी के बारे में सोचा ही नहीं था। अब सबके सामने पकड़ा गया तो कुछ बोल नहीं पाया, बस लैंगन को पकड़कर खड़ा रहा। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। तभी सिक्योरिटी गार्ड अंकल टैबलेट लेकर वहां आ गए। उन्होंने ऊपर दिखकर जोर से बोला, ऊपर वाले स्टूडेंट, अभी सीसीटीवी फुटेज चेक की है, तुमने जानबूझकर पानी फेंका है, सब रिकॉर्ड हो गया है, ये डेंजरस बिहेवियर है, तुरंत नीचे आओ और मेरे साथ चलो इन्वेस्टिगेशन के लिए। उन्होंने टैबलेट सबको दिखाया जिसमें क्लियरली जुआंगो पानी का बकेट धक्का देता हुआ दिख रहा था। विंडो पर खड़ा जुआंगो बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसने सबकी तुच्छ नजरें देखी और समझ गया कि वो फिर हार गया, लेकिन उसकी आंखों में नफरत और बढ़ गई। अंदर ही अंदर उसने कसम खा
था ली कि वो मुझसे बदला लेगा। मैंने उसे सिक्योरिटी के साथ ले जाते हुए देखा, लेकिन मुझे जरा भी तरस नहीं आया। मैं सीधा डॉम में गया, कपड़े बदले। बार बार हारने के बाद जुआंगवो ने सिस्टम को और गहराई से समझना शुरू किया। आखिर उसने सिस्टम से एक नया फीचर निकलवा लिया। अगर होस्ट की परफॉर्मेंस लगातार गिरती रहे तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है और उसे एक नया टारगेट चाहिए होता है। अगर किसी को स्पेशल 8 ट्रेजर्स पॉरेज पिला दी जाए तो उसका एकेडमिक टैलेंट और अचीवमेंट्स चुराकर अपना लेवल वापस लाया जा सकता है। ये सुनकर वो खुश हो गया और बोला, सिस्टम अभी भी काम का है, अभी भी होप है। अब सबसे जरूरी था एक नया टारगेट ढूंढना। इसलिए जुआंगो ने अपनी नजर कंपटीशन के सेकंड रैंक वाले स्टूडेंट पर डाली, जो मेरा रूममेट हाईबी था। वो एक सिंपल लड़का था, इंट्रोवर्ट, और स्कूल में उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। फुआनो ने इसी वीकनेस का फायदा उठाया। उसने उसके पास जाकर बोला, कुछ बातें हैं जो मैं काफी टाइम से दिल में रखा हूँ, पता नहीं कहना चाहिए या नहीं। हाईबी ने बिना शक किए उसकी बात सुननी शुरू की। जुआनो बोला, सच कहूँ तो मैंने तुम्हें पहले दिन से नोटिस किया है। तुम्हारे मार्क्स इतने अच्छे हैं कि इग्नोर करना मुश्किल है। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन रुआन मेन पहले ही मेरे पास आ गया और मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर पाया। फिर उसने इमोशनल टोन में बोला, अब मैं बस सच्चाई के लिए खड़ा हूँ। तुम भी बाकी लोगों की तरह मुझे मार्क्स से जज नहीं करोगे ना? हाईबी ने तुरंत मना किया कि वो ऐसा नहीं है। उसने कहा कि वो खुद भी कंपटीशन में बस जबरदस्ती रजिस्टर हुआ है, उसे अटेंशन नहीं चाहिए। जुआनो ने उसे प्रेज किया और बोला, वो अब भी उसका दोस्त बन सकता है। हाईबी मान गया। जुआंगो ने अपनी खुशी छुपाई और प्लान के हिसाब से आगे बढ़ा। फिर उसने गहरी सांस लेकर उदासी दिखाई, जिससे हाईबी ने पूछा, क्या हुआ? जुआनो बोला, मैं और रुआन मेन एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लड़ गए हैं, लेकिन मैं उसे ठीक करना चाहता हूँ। तुम रुआन के रूममेट हो, इसलिए सोचा तुम मदद कर सकते हो। हाईबी ने पूछा, क्या हेल्प चाहिए? तब जुआंगो ने अपनी पॉकेट से 2 कैंस 8 ट्रेजर्स पॉरेज निकाले। बोला, ये रुआन की फेवरेट है, जब हम दोस्त थे मैं इसे ये देता था। आज इसे देखकर उसकी याद आ गई। प्लीज एक कैन उसे मेरी तरफ से दे देना और दूसरा तुम्हारा गिफ्ट है। फिर जल्दी से ऐड किया, लेकिन मेरा नाम मत लेना, वरना वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। बस कहना तुमने दिया। हाईबी को कुछ शक नहीं हुआ। वो दिल का अच्छा था और जुआंगो की बेचारी सी एक्टिंग देखकर मान गया। प्लान ऑलमोस्ट सक्सेसफुल था और जुआंगो अपनी खुशी मुश्किल से छुपा रहा था। थोड़ी देर कैजुअल बातें करके वो वहाँ से चला गया। तब हाईबी ने मुझसे कहा, मैं अभी लॉन्ड्री रूम के पास से आया हूँ। वहाँ एक कपड़ा देखा जो तुम्हारा लग रहा था, शायद तुमने खो दिया था। अभी वॉश हुआ है और गीला है, जाके चेक कर लो। कुछ हैरान हुआ, मुझे थैंक यू बोला और तुरंत उठकर लॉन्ड्री रूम की तरफ चला गया। कुछ मिनट बाद वो वापस आया। उसके चेहरे पर हल्का सा कंफ्यूजन था। क्लियरली उसे वो कपड़े नहीं मिले जो मैंने बताए। मैंने सीधा बोल दिया, शायद मुझे गलत याद हुआ होगा, और उसने भी ज्यादा बात नहीं बढ़ाई। फिर उसने अपनी टेबल पर रखी 8 ट्रेजर्स पोरेज की तरफ देखा और एक कैन मुझे देने लगा। ये तुम्हारे लिए है। मैंने हाथ नहीं बढ़ाया, बस उसे सीधा देखता रहा। मेरी नजर के प्रेशर में वो खुद ही बोल पड़ा, दूसरी वाली भी उसने ही दी है, मैंने अभी तक नहीं पी। मैंने सुना तुम्हें ये पसंद है, इसलिए एक तुम्हें देने वाला था। मैंने शांत आवाज में कहा, जरूरत नहीं, एक काम करो, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करो। मैंने उससे हिंट दिया कि जुआंगो सस्ते और एक्सपायरी के करीब प्रोडक्ट्स लेता है और बाद में देता है। कुचाई ने तुरंत दोनों कैंस चेक किए और देखा कि वो कुछ दिन पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं। उसे पता नहीं था कि ये एक्सपायरी मैंने ही छुपके से चेंज करके आया था जब वो लॉन्ड्री गया था। मैंने उससे सिर्फ इतना कहा, तुम अच्छे हो लेकिन बहुत सीधे हो, ऐसे लोग आसानी से यूज हो जाते हैं। वो समझ गया और सर हिला दिया। अगली रात फुआंगो गुस्से में मुझे खींचकर छोटे जंगल में ले गया। मुझे पहले ही अंदाजा था जियान बी ने शायद उसकी बात मानना बंद कर दिया होगा। वो चिल्लाया, रुआन मैन, फिर से तुम ही मेरे प्लान्स बिगाड़ रहे हो ना? बार बार मैंने ठंडे टोन में कहा, बुराई की बात करें तो मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ। ड्रामा बंद करो, मुझे तुम्हारे सिस्टम के बारे में सब पता है। वो एक पल के लिए रुक गया, फिर पागलपन से बोला, तो तुमने सब जान लिया? फिर मैं ऐसा क्यों बन गया? सब तुम्हारी वजह से। मैंने सीधा जवाब दिया, जब तुमने पहली बार मुझे टारगेट किया था तभी ये दिन लिख दिया था। वो चिल्लाया, मैं टॉप यूनिवर्सिटी जाने वाला था सेंटाओ के साथ, मैं फर्स्ट आने वाला था, तुमने सब बर्बाद कर दिया। मैंने कहा, ये सब कभी तुम्हारा नहीं था। वो अचानक अजीब सी हंसी हंसा। हाँ, मैं पागल हो चुका हूँ, और जब सब कुछ खो दिया है तो एक और चीज सही। स्कूल के पास जो नदी है याद है, हर साल लोग गिरकर मर जाते हैं। रुआन मैन, अगर आज रात तुम्हें वहां फेंकूं तो कितनी देर में बह जाओगे? जैसे ही उसने ये बोला, पीछे से कुछ रंग बिरंगे बालों वाले लड़के आ गए। वो धीरे धीरे मेरी तरफ पढ़ने लगे। मैं बस मुस्कुराया और अपना फोन उठाया। स्क्रीन पर ऑलरेडी कॉल चल रही थी, 110। पुलिस लाइन पर थी। कुछ ही देर में पुलिस आ गई और सबको पकड़ लिया। जुआंगो और उसके लोगों को हथकड़ी लग गई। बाद में सुना इंटेरोगेशन के दौरान वो सिस्टम चिल्लाता रहा, इसलिए उसे मेंटल इवैल्यूएशन के लिए भेज दिया गया और सीधा साइकेट्रिक हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि वो होश में है और बार बार मेरा नाम ले रहा है, मुझसे मिलना चाहता है। अगले दिन मैं टैक्सी लेकर हॉस्पिटल गया। साइकेट्रिक वार्ड का माहौल हैवी था। डिसइंफेक्टेंट की स्मेल नाक में चुभ रही थी। मैं अभी बैठा ही था कि जुआंगो ने झट से सर उठाया। उसने ब्लू व्हाइट पेशेंट यूनिफॉर्म पहना हुआ था। कपड़े पुराने और सिकड़े हुए थे, बाल बिखरे हुए थे। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो कंट्रोल खो बैठा, लड़खड़ाते हुए ग्लास के पास आया और दोनों हाथ ठंडे शीशे पर चिपका दिए। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था। वो मेरा नाम बार बार पुकार रहा था। आवाज भारी हुई, जैसे आखिरी उम्मीद पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। मैं बस उसे चुपचाप देखता रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो जुआंगो और ज्यादा बेचैन हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं, माथा लगभग ग्लास से चिपक गया। उसकी आवाज में पहले से भी ज्यादा भीख थी। रुआन मीन, मुझे पता है मैं गलत था, सच में गलत था। मैं
कंफ्यूज हो गया था, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। मुझे तुम्हारे मार्क्स नहीं चुराने चाहिए थे, मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहिए था। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? उसकी आवाज रोती हुई थी, बिल्कुल उस एरोगेंट लड़के जैसी नहीं जो स्कूल में था, बल्कि एक टूट चुके बच्चे जैसी। फिर वो जल्दी से बोला, एक काम करो, सेंताओ यान के पास जाओ, उसे बोलो मुझे बचाए, मैं सब छोड़ दूंगा, मुझे सिर्फ यहाँ से निकलना है। उसके पास पावर है, वो मुझे निकाल सकती है, वो तुम्हारी बात मानेगी। प्लीज, मैं पागल हो रहा हूँ, यहाँ सब अजीब लोग हैं, हमारी पुरानी दोस्ती के लिए मेरी मदद करो। मैंने उसकी तरफ सीधा देखते हुए ठंडे टोन में कहा, दोस्ती? कौन सी दोस्ती? जब तुमने सिस्टम से मुझे बांध दिया था, जब तुमने 8 ट्रेजर्स पॉरेज से मेरे मार्क्स चुराए थे, जब तुमने क्लासमेट्स को मेरे खिलाफ भड़काकर मुझे आइसोलेट किया, या जब पिछली जिंदगी में तुमने किसी को भेजकर मुझे मरवाया? मेरे शब्दों ने उसका मास्क तोड़ दिया। वो पीछे हट गया, आंखों में शौक और गुस्सा भर गया। उसकी आवाज अचानक हिस्टेरिकल हो गई। सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम इतने नखरे ना करते, अगर तुम मेरी पॉरेज एक्सेप्ट करते रहते, तो मेरा सिस्टम कभी फेल नहीं होता, मैं जीनियस बना रहता, सब मुझे पसंद करते। अगर तुम मुझे चैलेंज ना करते, मैं तुम्हें टारगेट ही नहीं बनाता। वो और ज्यादा पागल जैसा होने लगा, और सब उस लड़की की वजह से भी हुआ। अगर तुम उसके सामने अपने आप को ना दिखाते, तो वो मुझे इग्नोर नहीं करती। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरा फ्यूचर, मेरी लाइफ, सब कुछ। वो ग्लास पर जोर जोर से सर मारने लगा, जैसे उसे दर्द का एहसास ही ना हो। मिंगवा यूनिवर्सिटी, ब्राइट फ्यूचर, सेंताओ यान, सब मेरा था। तुमने सब छीन लिया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने शांत रहकर बस इतना कहा, तुमने जो खोया है वो तुम्हारी खुद की वजह से है। तुम्हारी लालच, तुम्हारी हिपोक्रेसी और तुम्हारी सोच ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। किसी और का इसमें कोई हाथ नहीं है, और तुम अभी भी पछताए नहीं हो। मेरे शब्दों ने उसकी बची हुई अकल भी तोड़ दी। वो पागल की तरह ग्लास पर हाथ मारते हुए चिल्लाने लगा, गालियां देने लगा, रोआन मैन, मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी नर्सेस भाग कर आई, उसे पकड़ा। वो लात मार रहा था, हाथ झटा रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे खींच कर ले गई। उसकी आवाज धीरे धीरे दूर होती गई और रूम फिर से शांत हो गया। ग्लास पर उसके हाथों के निशान रह गए। मैं बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। जैसे ही हॉस्पिटल के बाहर आया, धूप सीधा मुझ पर पड़ी, गर्म और तेज। दूर बस स्टॉप के पास वही भिखारी पेड़ के नीचे बैठा था। मुझे देखते ही वो मुस्कुरा दिया, सीधी सी मासूम स्माइल के साथ। उसके हाथ में अभी भी वो ब्रेड था जो मैंने उसे दिया था। अब वो पहले से बेटर लग रहा था, कम से कम अब वो लार नहीं गिरा रहा था। उस दिन के बाद मैं सीधा इस शहर को छोड़कर चला गया, एक नई जिंदगी शुरू की बिना किसी डिस्टर्बेंस के, और फिर कभी जुआंगो को नहीं देखा।